हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 50। अभिमन्यु बाइक से नीचे उतर जाता है। अभिमन्यु के साथ युग भी बाइक से नीचे उतर जाता है। युग अपने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू पक्का इस एड्रेस पर लाया है ना? कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए हैं? अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, नहीं यार, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर लाया हूँ। क्योंकि क्या हुआ? इतना कहकर अभिमन्यु अपने चारों तरफ देखने लग जाता है। जब वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है तो शॉक्ड हो जाता है। अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, यार अब तो मुझे भी लग रहा है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐप ने तो यही एड्रेस बताया था कि ऐप गलत कैसे हो सकता है? अभिमन्यु और युग और चारों तरफ अभिमन्यु मोबाइल रिपेयरी मोबाइल कवर स्क्रीन गार्ड शॉप थी। उन दोनों के मुताबिक वहां पर बुक मार्केट होना चाहिए था, पर वहां पर मोबाइल मार्केट था। उसे एरिया में एक भी बुक की दुकान नहीं थी। युग अपना सर पकड़ते हुए कहता है, यार हमें तो बुक वाली मार्केट होना चाहिए था, हमें तो मोबाइल मार्केट पहुंच गई। यहाँ पर तो हर जगह मोबाइल की दुकान है, वो भी एक से बढ़कर एक। अभिमन्यु भी अपना सर पकड़ते हुए कहता है, हाँ यार, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। बुक मार्केट और फ्लाई ड्रीम पब्लिक्स का यही एड्रेस डाला हुआ था, ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं बुक मार्केट और फ्लो ड्रीम पब्लिक्स की शॉप आसपास हो? रुक, मैं किसी से पूछ कर देखता हूँ। हाँ देख, पूछ कर, भगवान करे ऐसा ही हो, वरना पता नहीं क्या होगा। युग और अभिमन्यु के पास से एक आदमी निकले जा रहा था। अभिमन्यु उसे रोकते हुए पूछता है, अरे भाई साहब सुनिए। वो आदमी कहता है, हाँ बोलो। अभिमन्यु पूछता है, हाँ आस पास कहीं पर बुक मार्केट है क्या? वो आदमी सोचते हुए कहता है, क्या कहा? बुक मार्केट? वो भी यहाँ नहीं, यहाँ पर कोई आसपास तो कोई बुक मार्केट नहीं है। लगता है आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ आसपास 3-4 किलोमीटर इलाके तक कोई बुक मार्केट नहीं है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। युग और अभिमन्यु उस आदमी की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुझे, हम गलत जगह पर आ गए हैं, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख उसका नतीजा, यह सब ना तेरी वजह से हुआ है। मुझे ना तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पता होना चाहिए था कि तू हमेशा गलत रास्ते ही दिखाता रहता है। यार तू मुझ पर चिढ़ क्यों रहा है? अब इसमें मेरी क्या गलती है? यदि ऐप ने एड्रेस गलत बताया तो मैं तो उसी एड्रेस पर लाया हूँ ना जो तुमने उसमें डाला हुआ था। तो रुक, मैं किसी और से पूछ कर देखता हूँ, किसी ना किसी को तो पता होगा। हो सकता है कि उस आदमी को नहीं पता हो। अक्सर जब किसी रास्ते नहीं पता होता तो वो सामने वाले को गलत रास्ता बता दिया करता है। अभिमन्यु के सामने एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर एक लड़की खड़ी हुई थी जो मोबाइल चला रही थी। अभिमन्यु उसके पास जाकर उसे पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? वो लड़की मोबाइल चलाते हुए जवाब देती है, ऑफ कोर्स, बोलो क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? अभिमन्यु पूछता है, यहाँ पर आसपास कोई बुक मार्केट है क्या, या फिर कोई पब्लिक हाउस हो? वो लड़की फिर अपना मोबाइल चलाते हुए जवाब देती है, देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पर नई आई हूँ। आप एक काम कीजिए, ऐप पर सर्च कर लीजिए। अभिमन्यु मन ही मन कहता है, ऐप ही तो बदौलत है यहाँ आकर फंस गई। अभिमन्यु और युग मिलकर 4-5 लोगों से बुक मार्केट पॉलिसर के बारे में पूछते हैं, पर किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। किसी का कहना था कि वो दो गलत जगह पर आ गए थे, तो किसी का कहना था कि यहाँ पर आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है। वो दोनों आधे घंटे के अंदर हार मान लेते हैं और थक कर बेंच पर बैठ जाते हैं। युग उदासी के साथ कहता है, लगता है वो पॉलिसर यहाँ का है ही नहीं, बल्कि कहीं और का ही होगा। तभी तो नहीं मिल रहा, उसका फोन भी नहीं लग रहा कि उससे पूछ ले। हाँ यार सही कहा, मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करें? कैसे चलें गिरवी कोठी वापस? हाँ चल। इतना कहकर युग और अभिमन्यु बेंच से उठकर जाते हैं। उन दोनों ने वापस जाने के लिए अभी अपनी बाइक की तरफ कदम ही बढ़ाया था कि तभी युग की नजर फुटपाथ पर पड़ती है और वो वहीं पर रुक जाता है। युग को रुकता हुआ देखकर अभिमन्यु पूछता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? घर चल ना, क्या है? युग सामने देखते हुए कहता है, जरा वो सामने तो फुटपाथ पर देख। जब अभिमन्यु सामने नजर करता है तो देखता है कि फुटपाथ पर ही एक सेकेंड हैंडबुक स्टाइल की दुकान थी, जहां पर एक करीब 55-60 साल का बूढ़ा बैठकर किताब पढ़ रहा था। उस बूढ़े के पास कई पुरानी फटी किताबें रखी हुई थी।
युग उस बुढ़े को देखकर कहता है, यार अभिमन्यु, तूने एक बात नोटिस की? इस पूरे इलाके में हर जगह है मोबाइल की ही शॉप है, बस एक ही किताब की दुकान है, वो भी फुटपाथ पर। हो सकता है इसे कुछ पता हो बुक मार्केट या पॉलिशर के बारे में। चल चल कर पूछते हैं। यार मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ पता होगा। इसकी हालत देख रहा है, मुझे तो लग रहा है उसका गुजारा भी नहीं हो पा रहा होगा। पता नहीं क्यों खोल कर रखी हुई है ये किताब की दुकान। हाँ वो तो है, पर हमने इतने सारे लोगों से पूछा है तो इससे पूछने में क्या जाता है। तेरा भी कहना ठीक है, चल पूछ ले इससे भी। युग और अभिमन्यु उस बूढ़े के पास पहुंच जाते हैं। उस बूढ़े ने भी अभी भी अपनी नजर किताब पर जमाई हुई थी और बड़े ध्यान से किताब पढ़ रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी दुकान पर कोई खड़ा हुआ था। युग जानबूझकर खांसते हुए कहता है, सुनिए दादा। वो बूढ़ा किताब पर से अपनी नजर हटाता हुआ और युग से कहता है, हाँ बोल, कौन सी किताब दूं? रक्त मंदिर, खूनी पश्चात कैदी का आत्मा, बेसनी रूही, राज भर्ती, वेद प्रकाश शर्मा की, या फिर मिनटों की एक ही बढ़कर एक किताब मेरे पास, या फिर वो परीक्षा वाली किताब चाहिए? अगर वो चाहिए तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ साहित्य किताब है। मेरे पास वो सरकारी नौकरी वाली नहीं रखता हूं मैं, जिसे देखो रूट तोते वाली किताब पढ़नी है। साहित्य किताब तो कोई नहीं पढ़ता अब। युग उस बूढ़े को टोकते हुए कहता है, वो दादा, हमें कोई किताब नहीं खरीदनी। वो बूढ़ा युग पर बीनते हुए कहता है, अगर किताब नहीं खरीदनी तो यहाँ पर क्यों आए हो तुम मेरे वक्त को खराब करने? इतनी अच्छी किताब पढ़ रहा था पर मूड खराब कर दिया। अभी देवदास पारो से बिछड़ने ही वाला था, तुम दोनों आ गई। अभिमन्यु मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? देवदास पारो बिछड़ने वाली थी? ये आप किताब पढ़ रहे हैं या फिर देवदास फिल्म देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किताब के अंदर मोबाइल छुपाकर फिल्म देख रहे हो शाहरुख खान की? अभिमन्यु की बात सुनकर वो बूढ़ा गुस्से से उबल जाता है और अभिमन्यु पर बरसते हुए कहता है, तुम आजकल के नौजवानों को तो कुछ पता ही नहीं है। भूलो मत, देवदास फिल्म अपने चंद्र जटोदेन ने लिखी थी, उसी पर फिल्म बनी थी। युग धीरे से अभिमन्यु से कहता है, यार तू क्यों फालतू सवाल कर रहा है? दादा का ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है। जो काम करने आए हैं वो करते हैं ना। युग उस बुड्ढे से पूछता है, वो दादा, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई बुक मार्केट है क्या? वो बूढ़ा कहता है, हाँ है ना बेटा। उस बूढ़े की बात सुनकर युग और अभिमन्यु खुश हो जाते हैं। वो दोनों खुशी के फूल नहीं समाते। युग साइट होते हुए कहता है, कहाँ पर है दादा, बताइए ना। मैं जब भी सबसे पूछ रहा हूँ कोई बता ही नहीं रहा। बुक मार्केट के बारे में? अच्छा हुआ आपने से पूछ लिया। अब आप ही बताइए वो कहाँ पर है। वो बूढ़ा जवाब देता है, बेटा तुम बुक मार्केट में ही तो खड़े हो। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? हम दोनों बुक मार्केट में ही खड़े हैं, पर वो हमें दिख क्यों नहीं रहा? हमें तो बस यहाँ पर मोबाइल की शॉप दिख रही है। बूढ़ा कहता है, ये मोबाइल की ही शॉप बुक मार्केट है। युग हैरानी के साथ कहता है, मतलब दादा? मतलब ये बेटा कि आज से 10-12 साल पहले इस जगह पर बुक मार्केट हुआ करती थी, पर जैसे जैसे वक्त बदलता किताबों की जगह मोबाइल ने ले लिए और बुक मार्केट की जगह मोबाइल मार्केट ने किताबें पढ़ता ही कौन है आजकल के? जिसे देखो वो दिन भर अपनी उंगली मोबाइल पर ही तो घिसता रहता है। इसलिए वो बुक मार्केट बंद हो गई है और उसी जगह ये मोबाइल मार्केट शुरू हो गई है। बुढ़े की बात सुनकर युग और अभिमन्यु उदास हो जाते हैं। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, टेक्नोलॉजी अच्छी तो होती है, पर कहते हैं ना, किसी की चीज अंति हानिकार होती है। उसी का फल है कि आजकल के युवाओं को कुछ पता ही नहीं, पता भी नहीं कैसे होगा मोबाइल चलाने से फुर्सत तो मिले। उन्हें क्या पता किताबों के पन्नों में महक क्या होती है। उन्हें तो बस डिजिटल चाहिए। इसे डिजिटल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अभिमन्यु ने अपने हाथ में मोबाइल ही पकड़ा हुआ था। वो झट से अपना मोबाइल अपने जेब में रख लेता है। युग पूछता है, वो बाबा, इस बुक मार्केट में एक हाउस था, उसका नाम फोलाई ड्रीम पॉलिशर हाउस था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बूढ़ा जवाब देता है, अरे उसके बारे में कौन नहीं जानता, उसे जमाने का नामी पॉलिशर हाउस था। किताबें आते से ही मार्केट में बिक जाती थी। लोग तो पहले से बुकिंग कराते थे। एक से बढ़कर एक किताब छपा करता था। पब्लिशन हाउस उसका एक नामी लेखक था।
क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, अनुराग यही नाम था उस लेखक का। क्या तो लिखता था वो, लिखकर पूरी पूरी हॉर्स उपन्यास, उसकी कहानी से लोगों के दिल दहल जाते थे। सच कहूं तो वो पुलिसर हाउस सिर्फ अनुराग बाबू की ही किताबों से चलता था। युग धीरे से कहता है, वो पापा थे मेरे। वो बूढ़ा खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो लेखक बाबू के बेटे। बड़े ही बढ़िया लिखा करते थे तुम्हारे पापा। क्या तो लिखते थे, पर पास उनकी 3-4 किताबें अभी भी रखी हुई थी। तुम बोलो तो दूं? अभिमन्यु झट से पूछता है, क्या आपके पास उनकी कोई सी किताब जो यक्षिणी पर हो? बूढ़ा कहता है, क्या कहा, यक्षिणी पर? नहीं, ये किताब तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ, हमें सुने हैं कि वो यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहा था। न्यूज़पेपर में उनकी इस किताब के बारे में छाप भी थी कि आने वाली है। उनकी अगली किताब यही थी, पर उनके पहले ही बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। अभिमन्यु पूछता है, क्या आपको पता है कि वो मार्केट में कब आने वाली थी? क्या वो किताब पूरी हो गई थी? वो हमें क्या पता, वो पब्लिशर को ही पता होगा ना, जिसके पास से उनकी किताबें पब्लिश होने वाली थी। हम सुने थे कि ये है फ्लाई ड्रीम के पास पब्लिशन होने वाली थी। युग फटाक से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि फ्लाई ड्रीम पब्लिशर हाउस कहाँ पर शिफ्ट हो गया है? शिफ्ट की क्या बात कर रहे हो बेटा, वो तो बंद हो गया है कब का। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, बंद हो गया है? हाँ, हमने बताया तो है, अभी फ्लाई ड्रीम हाउस सिर्फ तुम्हारे पिता के ही किताबों से पर चलता था। एक ही तो लेखक था उनके पास, बढ़िया दासूसा। तुम्हारे पापा के देहांत होने के बाद वो पब्लिशर उन हाउस में 6-7 महीने के अंदर ही बंद हो गया था। अभिमन्यु उदास के साथ कहता है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। बूढ़ा कहता है, हाँ वो तो है, पर हाँ, यदि तुम उस पब्लिशर से मिलना चाहो तो मैं मिला सकता हूँ। वो इस शहर में रहते हैं, जो गुवाहाटी के पास गांव पड़ता है ना, वहां पर ही रहते हैं। युग हैरानी के साथ पूछता है, आपको कैसे पता है उस पॉलिसर और मेरे पापा के बारे में इतना कुछ? पता कैसे नहीं होगा, मैं भी तो पहले वही काम करता था ना उस पॉलिसर के पास। बूढ़े की बात सुनकर युग और अभिमन्यु के शॉक्ड हो जाते हैं। वैसे तो मैं लेखक बनने गया था, पर लेखक बनना सब बस में नहीं होता। कहानी तो सबके पास होती है, पर असली लेखक वो होते हैं जिसे उस कहानी को पन्नों पर उन्हें करे का हुनहार पता होता है। मैं उस पॉलिसर हाउस में हेल्पर के रूम में काम करने लग गया था। जब पॉलिसर हाउस बंद हुआ तो मेरी रोजी रोटी बंद हो गई थी, पर किताबों से मुझे बड़ा लगाव था। सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए ये जो जगह है रह रहा हूँ ना, यही पर पहले पब्लिक हाउस था। वहीं पर एक सेकंड हैंड बुक की दुकान खोल ली थी। अब किताब पढ़ भी लेता हूँ और बेच भी देता हूँ। अभिमन्यु धीरे से पूछता है, गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा तो नहीं होता, पर दिल की तसल्ली मिल जाती है। एक अलग ही सुकून देती हैं ये किताबें मुझे। युग उस बुड्ढे से अपने पिता की किताबें खरीदता है और उसे पैसे दे देता है, और अभिमन्यु के साथ पॉलिसर के घर जाने के लिए निकल जाता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि पॉलिसर घर में यक्षिणी वाली किताब मिल जाएगी। इस तरफ कायर और कछुए बस के अंदर थे और मेहंदी प्रथा जा रहे थे। बस के बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। बस के अंदर काफी भीड़ थी। लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। 30 लोगों में कैपेसिटी वाली बस में करीब 50 लोग थे। कछुआ और कायर साथ साथ ही बस सेकंड लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। कायर कछुए पर गुस्सा होते हुए कहता है, कछुए, तुझे बोला था ना मैंने, छाता लेकर, बारिश हो गई। मैंने छाता रख ले, बारिश होगी, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख रहा है ना कितने जमकर बादल बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गए हैं। कछुआ कहता है, यार अब इसमें मेरी क्या गलती है? तूने खुद देखा था ना, जब निकले थे तब बिल्कुल बादल नहीं थे, पर पता नहीं कहाँ से आ गए हैं अचानक से। कछुए, तू कैसे भूल सकता है कि हम लोग मेघालय में रह रहे हैं और यहाँ पर कभी भी बारिश होती रहती है। अब तो तेरे कारण भीगते हुए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अरे नहीं, भीगेंगे यार, मेहंदी प्रथा बस स्टॉप पर सामने ही तो पुलिस स्टेशन है, देखना हम दौड़ लगाते ही पहुंच जाएंगे। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ देखता हूँ कैसे दौड़ लगाता है तू कछुए। तू ही मोबाइल क्यों चला रहा है? जब बस में बैठा है, जेब में रख ले।
कछुआ शर्माते हुए कहता है, अगर जेब में रख लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वर्षिनी जी ने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है या नहीं। कछुआ तो ना सही है, पागल हो गया है। सुन ले, वैसे ही तू बहुत हरकत पटक चुका है। अब वापस से पुलिस स्टेशन जाकर कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी बस में कनेक्टर कहता है, मेहंदी पर था बस स्टॉप। कायर आवाज लगाते हुए कहता है, हाँ भैया, यहीं रोक दो। कायर और कछुआ अपनी सीट से उठते हुए और जाने लग जाते हैं। कायर और कछुआ अपनी सीट पर से उठते हैं और आगे जाने लग जाते हैं। कछुए ने अभी भी अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। बस के अंदर काफी भीड़ थी। जिस्वा और कायर लोगों को हटाते हुए बड़ी मकसद के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से कछुए के हाथ से उसका मोबाइल छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। कछुआ अपना मोबाइल पकड़ पाता उससे पहले ही मोबाइल बस में के अंदर नीचे रखी एक मछली की टोकरी के अंदर जाकर गिर जाता है। उसे मछली की टोकरी के अंदर कई सारी मछलियां रखी हुई थी, जिसके अंदर कछुए का मोबाइल गिर चुका था। कछुआ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे लो, हो गई गड़बड़। कछुआ नीचे झुककर उस मछली की टोकरी में से अपना मोबाइल निकालने लग जाता है। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, अरे अरे ओ बाबू, कहाँ हाथ डाल रहे हो। जब कछुआ अपना ऊपर सर करता है तो देखता है कि बस के सीट पर ही एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर पल्लू रखा हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पर उसके भूषण बासु से समझ आ रहा था कि वो मछुआरन थी। वो लड़की कहती है, शर्म नहीं आती बाबू इस तरह किसी के अमानत पर हाथ डालते हुए। कछुआ उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उतावला होने लग जाता है और झुककर उस लड़की का चेहरा देखने लग जाता है। वो जानना चाहता था कि जिस लड़की ने इतनी प्यारी आवाज़ थी, असल में वो दिखने में कैसी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।